तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार, जोहार, राम राम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, देख ही रहे हैं कि रेलवे ने आरपीएफ और आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी जारी कर दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम कुछ की पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं और फॉर्म भरने तक आपके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, और क्या ये एग्ज़ाम प्री और मेंस होगा या एक ही एग्ज़ाम होगा, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात, इस वीडियो का मेन पॉइंट रहेगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जिस कारण से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CN 012024 का रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल में उप निरीक्षक यानी SI की बात कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, देखिए कि आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है, 15/4 से। 15/4 से स्टार्ट होकर 14/5 तक चलेगा, 15 अप्रैल से 14 मई तक। फिलहाल के लिए एग्जाम का डेट नहीं दिया है, एग्जाम का डेट नहीं दिया है, पर आपका ये दिया है कि फॉर्म कब से लेकर कब तक भरा जाएगा। आगे देखिएगा, उप निरीक्षक की बात करें, SI की पहले हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी की बात करें आरपीएफ में, तो इसका लेवल 6 है, वैकेंसी लेवल 6 का है। और प्रारंभिक वेतन आपका कितना है, 35,400 रुपये। तो ठीक ठाक वेतन है, स्टार्टिंग है। 2-3-4 महीने के बाद जैसे ट्रेनिंग आप खत्म करते हैं तो ये लगभग 38,000 से 40,000 के बीच में पहुंच जाता है। इसके लिए बहुत टेंशन नहीं लेना है। स्टार्टिंग 35,400 रुपया आपका ट्रेनिंग के दौरान होगा। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका 38,000 से 40,000 रुपया वेतनमान हो जाता है। ठीक है। उम्र की बात करें तो उम्र कितना दिया गया है, 20 से 28 वर्ष, 20 से 28 वर्ष। और एज का कटअप कितना है, 1/7/2024। तो ये पहला पॉइंट सभी कोई ध्यान देंगे, आपका एज का कटअप दिया गया है 1/7/2024। इस कटअप डेट तक आपका उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच में होना चाहिए, मतलब न्यूनतम 20 और अधिकतम 28। अगर हम लोग SI की बात करें तो वैकेंसी कितना है, 458 वैकेंसी है। और ये बहुत आप कह सकते हैं कि एक आरपीएफ की तरफ से पॉजिटिव कदम है, पॉजिटिव स्टेप है कि कोविड के कारण से एज पर सबको क्या मिला है, 3 वर्ष का छूट मिला हुआ है। तो 20 से 25 साल जनरली एज रहता, यहाँ पे एज कितना दिया हुआ है, 28 साल। तो सभी वर्गों को ये छूट मिला हुआ है, जनरल हो, OBC हो, SC ST हो। अब देखिए 2-3 बातें और कर लेते हैं हम लोग। पहली बात कि आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास जब ऑनलाइन आप कीजिएगा तो आपके पास कुछ शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, हाँ यही से हम लोग बात कर, देखिएगा एक बार कि उम्मीदवार पात्रता ऑनलाइन आवेदन में, जब तक ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग ग्रेजुएशन की बात करें या उप निरीक्षक की बात करें तो इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएट है। चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा। ऊपर में दिया हुआ था क्या, क्वालिफिकेशन इसका क्या है, ग्रेजुएट है। यस, शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं है। मतलब अपीयरिंग में जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसी को हम बताने वाले थे। क्या बता रहे थे कि इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, लेकिन अगर आप अपीयरिंग में है, एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तो फॉर्म को नहीं भर सकते। ये साफ साफ कहा गया है। तो अपीयरिंग वाले लोग इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। फिर क्या कहा है कि जो भी आपको ऑनलाइन आवेदन भरते समय जो आप उसको पेश कीजिएगा, जैसे RRB पात्रता के लिए आप जो भी पेश कीजिएगा, उस समय भले ही जांच ना हो पर वो सारे के सारे आपके पास होना चाहिए। जिस समय आपका DB होगा तो वो सारा आपका जांचा जाएगा, चाहे OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सब क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे समझिएगा। चौबीस 5/2024 यानी जब आपको एक बार करेक्शन विंडो ओपन होगा, उसके बाद कोई भी गलती कीजिएगा तो ठीक नहीं होगा। अब आता है सर परीक्षा कितने चरण पे होंगे। परीक्षा केवल
एक चरण में होंगे। परीक्षा के चरण देख लीजिए, ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट, इसके बाद क्या हो जाएगा, एक बार एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में होगा, फिर नियुक्तियों के जितना सीट है उसका 10 गुना, उसका 10 गुना किसके लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी अगर आरपीएफ एसआई में 450 460 सीट है तो लगभग मान के चलिए रिजल्ट कितना आएगा, 4600, यानी लगभग 5000 के आसपास आएगा। लास्ट कटअप में बहुत बच्चे होते हैं तो 5000 के प्लस या 5000 बच्चों को किसके लिए बुलाया जाएगा, रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे, 15 गुना नहीं 10 गुना। और एक ही चरण में प्री मेंस नहीं होने वाला है। नेगेटिव हाँ है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3, गलत उत्तर के लिए कितना है, 1/3 आपका पनिशमेंट होगा, नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव आपको लगेगा। चलिए आगे समझते हैं। जो भी एरर है पहले ही ठीक कर लीजिए, उसको आपको सीधा कहा गया है। चलिए सब क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा, तो पहले हम लोग आज नहीं जानते हैं फैसिलिटी क्या क्या है। देखिए 20 से 28 साल, लेकिन जो आपको छूट मिल रहा है, कितना छूट मिल रहा है, अगर आप एससी या एसटी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से तो 5 साल का, अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में कितना साल का, 3 साल का मिल रहा है। सैनिक लोग को 6 साल का मिल रहा है, इसको भी देख लीजिएगा एक बार। दे ही दिया, देखिए अनारक्षित के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो उम्र होगा 1996 के बाद का नहीं होना चाहिए कि सर कितना जन्म डेट हो जिसके अनुसार हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। देखिए क्या कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना है कि किस एज ग्रुप के लोग फॉर्म को भर सकते हैं। आयु वर्ग अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस, इस जन्म तिथि की ऊपरी सीमा नहीं होना चाहिए, यानी 2/7/1996 के पहले वाले अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। गैर क्रीमी लेयर ओबीसी, ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 2/7/93 के बाद का है, 2/7/1993 के बाद का है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक वैसे ही एससी एसटी में 91 रखा गया है और बाकी जनरल के लिए 1/7/2004 निचला सीमा है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, 2004 के बाद वाले लोग तो फॉर्म भर ही नहीं सकते क्योंकि वो 21 साल से भी कम के हो जाएंगे। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। परीक्षा शुल्क 500 रुपया सभी उम्मीदवार के लिए, उसमें आपको छूट देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए रेलवे ने एक नया नियम जो लागू किया कि अगर आप सीबीटी एग्जाम देते हैं, अगर एग्जाम में बैठते हैं तो आपको 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा। तो आपको आईएफसी नंबर मांगेगा, ध्यान रखिएगा फॉर्म को भरते समय आपको बैंक अकाउंट नंबर, फॉर्म को भरते समय आपको बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का आईएफसी कोड, ये दोनों मांगा जाएगा। तो दोनों लेके चलिएगा तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा, नहीं तो फिर से फॉर्म भरने के लिए आपको इन दोनों का आवश्यकता पड़ेगी। 500 रुपया चार्जेस है, 400 रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा अगर आप सीवीटी में बैठते हैं। अब देखिए अल्पसंख्यक यानी ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्राइटेरिया है, पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होने के लिए क्या होगा, आरक्षण की बात करें, अगर आप किसी भी तरह से आरक्षण ले रहे हैं तो आप उसी सीट पे रहिएगा, उसी सीट पे रहिएगा। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आरक्षण का लाभ उठाने के लिए ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, आपको सर्टिफिकेट शो करना होगा। देखिए प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी, जो भी आपका नियम है कहाँ से आपको बनाना है, एसडीओ से और डीसी से, सीओ से। इन क्या कहा गया, देखिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन दिनांक इतना और भारत सरकार के तहत कॉलम 3 में ये क्या है, क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। तो ओबीसी उसी को माना जाएगा जो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। देखिए आगे क्या कहा गया है,
कि आपको, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर क्रीमी लेयर में नहीं आता है। यानी ये जो सर्टिफिकेट आपको बनाना है, फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है 15/5/2024, इससे पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम ओबीसी में भर देते हैं और एग्जाम जब पास कर जाएंगे तब सर्टिफिकेट बनाएंगे। आपको पहले ही ओबीसी सर्टिफिकेट बना लेना होगा, क्योंकि लिखा हुआ है, देखिए, ओबीसी के आरक्षण आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास जाति या समुदाय प्रमाण पत्र है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर क्रीमी लेयर में नहीं आता है। ठीक है, क्रीमी लेयर में नहीं आता है आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार मान्य होना चाहिए और एक स्व घोषणा पत्र जो आपको डिक्लेरेशन देना होगा। ठीक यही नियम आपको देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस के साथ। ईडब्ल्यूएस के साथ भी देखिए यही नियम आपको देखने को मिलेगा। बता दिया है कि 8 लाख से कम होना चाहिए, उनको पहचान किस पे किया जाएगा, ईडब्ल्यूएस में किया जाएगा। 5 एकड़ से कम होना चाहिए, सब तो क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस बनाने के दौरान, पता चल ही जाएगा आपको। जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उपायुक्त, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एसडीएम, इन सब के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। तो जिनको भी फॉर्म भरिएगा, अगर आप अपने कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप बाद में नहीं बना सकते। और परीक्षा एक ही चरण पे होगी, पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल, फिर डीबी, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है आप लोग के लिए। तो ये बातों को ध्यान रखते हुए फॉर्म को फिलअप कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे कि इसमें क्या सिलेबस है और किस तरह से हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।